Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक्स इन लेक्चर नंबर 22। ठीक है जी। इसके अंदर आज हम मज़ीद इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जनाब वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस तरह एक सिनेरियो आती है इम्पोर्टेंट, बहुत आसान, लेकिन एमसीक्यूज ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अ पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस having negative viral markers. A patient of hepatitis having negative viral marker but ALT slightly raised, but ALT slightly raised, and on examination there is a ring around the cornea. What is the most likely डायग्नोसिस? ठीक है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। और कभी कभार कुछ एग्जामिनर ये भी कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, वो भी हम इसके अंदर डिटेल से अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। देखिए, सिनेरियो देते हैं वो जनाब, अ पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस हैविंग नेगेटिव वायरल मार्कर्स। एक पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस के सिम्टम है, जैसा कि जॉन्डिस हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया एंड वोमिटिंग। इसके साथ साथ उसकी जो वायरल मार्कर है हेप ए बी, जो डिफरेंट वायरल मार्कर है वो नेगेटिव है। ठीक है। बट ALT स्लाइटली रेज। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है दैट यू पीपल शुड नो कि इन बंदे की जो ओकुलर एग्जामिनेशन है, इसके ऊपर हमें एक रिंग मिलता है, और वो रिंग भी जो बना है वो अराउंड क्या है, कोर्निया है। तो इसका मतलब कि ऐसा सिनेरियो अगर वो पेशेंट में दे दे जिसमें लीवर के डैमेज हो, मतलब लीवर डैमेज के सिम्टम्स हो, जिस तरह हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल, हेपेटोसाइट इज द पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लीवर, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा केस जिसमें हेपेटाइटिस के सिम्टम हो लेकिन साथ में देयर इज समथिंग आल्सो इन द आई, तो लीवर प्रॉब्लम विद ऑकुलर। ठीक है। और आई के अंदर अगर कोर्निया के इर्द गिर्द हमारे पास एक रिंग बनी हो, दैट इज अ केस ऑफ विल्सन डिजीज। इसको हम क्या कहेंगे, विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज इज अ क्रॉनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉपर ओवरलोड। इसके अंदर कॉपर की एक्सेस हो जाती है, एंड whenever copper is become excess in the body, it can deposit in different tissues of the body, और ये मुख्तलिफ टिश्यू पे डिपोजिट करके उसकी फंक्शन को इम्पेयर कर देता है। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कॉपर डिपोजिशन लीवर, आईज एंड ब्रेन। ठीक है। अब देखें, तो इस सिनेरियो के अंदर जो क्लू है एग्जाम में आप लोगों ने गेट करना है वो ये है कि हेपेटाइटिस मीन लीवर इन्वॉल्वमेंट प्लस ऑकुलर या आई। हेपेटाइटिस मीन लीवर इन्वॉल्वमेंट प्लस आई प्रॉब्लम, और वो रिंग होगी अराउंड दी कोर्निया। तो ऑलवेज थिंक अबाउट विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के बारे में याद रखें, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस कॉपर। वो कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर एक्सेस कॉपर आ जाए और वो डिफरेंट टिश्यू पे डिपोजिट होकर मुख्तलिफ आर्गन की फंक्शन को खराब करे, दैट इज कॉल्ड ऑफ विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के बारे में याद रखें, विल्सन डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ठीक है। ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। अगर इसकी जेनेटिक नेचर पूछी जाए, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। दूसरी बात इसमें यह याद रखना है कि विल्सन डिजीज के अंदर जो प्रॉब्लम है क्रोमोसोम 13 का होता है। तो यहाँ पे इसके एमसीक्यूज लिखे, which chromosome
म्यूटेशन इज सीन इन विल्सन डिजीज, कि विल्सन डिजीज के अंदर कौन से क्रोमोसोम की म्यूटेशन होती है? आंसर इज क्रोमोसोम 13, क्रोमोसोम 13। क्लियर है? तो क्रोमोसोम 13 के ऊपर विल्सन डिजीज में मसला होता है। वैसे क्रोमोसोम 13 की एक और सिंड्रोम हमने पढ़ाई है, अगर क्रोमोसोम 13 के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए और वो ट्राइसोमी बन जाए, उसको पटाव सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो हमने 3 ट्राइसोमी पढ़ी थी, ऑटोसोमल ट्राइसोमी। इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन पेयर 21 दैट वाज डाउन सिंड्रोम, लेकिन अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18 पे आ जाए उसको एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। बट क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा पेयर नंबर 13 पे आ जाए तो उसको हम पटाव सिंड्रोम। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर की बात नहीं है, इस क्रोमोसोम 13 के ऊपर कॉपर रेगुलेटिंग जीन्स होती है, उसके अंदर अगर डैमेज आ जाए it will lead to excessive copper in the body, and if copper become more in the body in excess level, it will deposit in different tissues of the body including liver, eyes and brain, and it will affect the functions of that organ on which the copper has to be deposited. क्लियर है? तो विल्सन डिजीज में किस चीज की लोड बढ़ जाती है? कॉपर। इसकी लोड इसलिए बढ़ती है कि इसकी जो रेगुलेटिंग जीन है वो खराब हो जाती है क्रोमोसोम किसके ऊपर? 13 के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही आता है कि कॉपर की जो अब्जॉर्प्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हम कॉपर लेते हैं तो वो अब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन विल्सन डिजीज के अंदर अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ऑफ द कॉपर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द नॉर्मल रेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी बताने लगा हूँ, उस फिजियोलॉजी से आप लोगों को इसके मजीद क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एसोफेगस, एसोफेगस के बाद जनाब दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। तो आप लोग फॉर एग्जांपल ऐसा इमेजिन करें जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद क्या स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जनाब कॉपर की क्या होती है? अब्जॉर्प्शन। So whenever copper is absorbed from small intestine into the blood, तो ब्लड के अंदर इसको टारगेट एरिया तक कैरी करने के लिए एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। इधर 2 MCQs आते हैं कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जब कॉपर जाती है, कॉपर अलोन इज टॉक्सिक, इसको हम ब्लड के अंदर अलोन अकेला नहीं छोड़ सकते, तो उसको कैरी करने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं सेरिलोप्लाज्मिन, सेरिलोप्लाज्मिन। ठीक है, सेरिलोप्लाज्मिन इज अ कॉपर कैरिंग प्रोटीन। लेकिन यहाँ से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम से फेरस फॉर्म ऑफ द आयरन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अगर आयरन कैरी हो जाए आयरन, तो इसको भी हम अकेला ब्लड के अंदर छोड़ नहीं सकते, इसको भी कैरी करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए, उसका नाम है ट्रांसफरिन। तो इन दोनों में भी MCQs क्वेश्चन आता है। ट्रांसफरिन इज अ आयरन कैरियर प्रोटीन इन द ब्लड, सेरिलोप्लाज्मिन इज अ कॉपर कैरिंग प्रोटीन इन द ब्लड। तो सेरिलोप्लाज्मिन के साथ फॉर एग्जांपल ये कॉपर मिल जाती है और ये ब्लड के अंदर इसको कैरी करके उसको टारगेट एरिया तक ले जाती है, और सेरिलोप्लाज्मिन इस कॉपर को बॉडी से एक्सक्रीट करती है बाय द हेल्प ऑफ बाइल। तो बेलरी सिक्रीशन से जनाब ये क्या हो जाती है? ये सिक्रीट हो जाती है। तो ये फॉर एग्जांपल टारगेट एरिया में ले जाती है, काम करने के बाद इसको ये लीवर में लाती है और बाइल के जरिए बाहर निकाल लेती है, एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल। तो यहाँ पे 2 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि सेरिलोप्लाज्मिन ये कॉपर को टारगेट एरिया में, जहाँ पे कॉपर नॉर्मली हमारे पास कुछ रिएक्शंस में एज अ कोफैक्टर काम करते हैं, तो जहाँ पे हमें बायोकेमिकल रिएक्शन में कॉपर की जरूरत पड़ती है तो सेरिलोप्लाज्मिन उसको टारगेट एरिया तक पे ले जाती है, और बाद में कुछ सेरिलोप्लाज्मिन कॉपर को लीवर में ले जाती है और लीवर से एक्सक्रीट करके बाइल के थ्रू बाहर निकाल देती है। अगर लीवर इस कॉपर को बाहर निकालने पे फेल हो जाए तो दिस कॉपर will be because of impaired hepatic excretion, it will be built in the liver, can damage the liver leading to hepatitis। तो कॉपर की लोड लीवर के ऊपर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सो अगर कॉपर बॉडी के अंदर बढ़ जाए और ये डिफरेंट टिश्यू पे जाकर डिपोजिट होता रहे तो याद रखें इट इज कैन लीड टू अ क्लासिकल ट्राइएड।
इसकी वजह से जनाब एक ट्राइएड हो जाता है जिसमें 3 चीज़ें हैं। सो वेन एवर copper is excessively deposited in the liver, it can cause fulminant hepatic failure. It can damage the liver very very badly. और इसके अंदर जब लीवर खराब होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा, द पेशेंट मे डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया। तो फुलमिनेंट हेपेटिक लीवर के अंदर, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के अंदर अगर बंदा अनकॉन्शियस हो जाए, इट मे कैन काज बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। और फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के बाद इफ द लीवर डैमेज इन द लॉन्ग रन, द पेशेंट मे डेवलप irreversible architectural damage to the liver which lead to end stage liver disease known as cirrhosis. तो cirrhosis of liver के अंदर one of the cause may be excess copper deposition on the liver for very long run। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉपर डिपोजिट हो सकती है दैट इज अराउंड द कॉर्निया इन द आई। तो यहाँ पे लेके ब्राउनिश रिंग around the cornea due to copper deposition। जब कॉपर की डिपोजिशन बढ़ जाती है तो ये कॉर्निया के इर्द गिर्द एक ब्राउनिश रिंग बनाती है जिसका एक स्पेसिफिक नाम है नोन एज केसर फ्लेशर रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, केसर फ्लेशर रिंग को हम सिंपली KF रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर आप लोगों को बताता है कि देयर इज समथिंग इन द आई अलॉन्ग विद हेपेटाइटिस एंड दैट इज अ रिंग अराउंड द कॉर्निया, द पेशेंट इज इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द KF रिंग। तो केसर फ्लेशर रिंग इन द आई व्हेन एवर कम इन द एग्जाम दैट इज द पैथोग्नोमोनिक साइन फॉर द विल्सन डिजीज। जब कॉपर बॉडी के अंदर बढ़ जाती है बहुत ज्यादा तो एक्सेस कॉपर कैन डिपोजिट अराउंड द कॉर्निया विच इज नोन एज केसर फ्लेशर रिंग। अब कॉर्निया के कुछ लेयर्स होती है, ये MCQs भी आप लोगों को आना चाहिए। इन विच लेयर ऑफ द कॉर्निया कॉपर इज एक्सेस डिपोजिट, तो ये भी इसके साथ साइड पे लेके इन विच लेयर ऑफ कॉर्निया, इन विच लेयर ऑफ कॉर्निया द एक्सेस कॉपर इज डिपोजिट। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली एग्जाम में आता है कि कॉर्निया के किस लेयर में एक्सेस कॉपर क्या हो जाती है, डिपोजिट होकर कौन सा रिंग बनाता है, KF रिंग या केसर फ्लेशर। इसको कहते हैं डेसिमेट लेयर, डेसिमेट लेयर ऑफ कॉर्निया। तो दिस इज वन ऑफ द अगेन MCQs क्वेश्चन कि इन विच लेयर ऑफ द कॉर्निया एक्सेस कॉपर कैन डिपोजिट लीडिंग टू KF रिंग, केसर फ्लेशर रिंग, योर आंसर विल बी डेसिमेट लेयर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉर्निया होती है। तो लेके लेयर्स ऑफ कॉर्निया, लेयर्स ऑफ कॉर्निया, द फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया इज कॉल्ड एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर के बाद बोमेन लेयर आता है, बोमेन लेयर, बोमेन लेयर। बोमेन लेयर के बाद स्ट्रोमल लेयर या स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। इसके बाद होता है डेसिमेट लेयर, डेसिमेट लेयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंडोथीलियम, एंडोथीलियल लेयर या एंडोथीलियम। सो दीज आर द 5 लेयर वी हैव अराउंड द कॉर्निया इन द आई। कॉर्निया इज अ डेल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। तो क्वेश्चन ये है कि कॉर्निया के टोटल जनाब हमारे पास 5 लेयर हैं, आउटर टू इनर अगर हम आते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल लेयर, फिर बोमेन लेयर होता है, स्ट्रोमा, डेसिमेट लेयर और एंडोथीलियल। तो जिस बंदे को पहले से कॉपर की एक्सेस लोड हो बॉडी में, विल्सन डिजीज के अंदर पेशेंट डायग्नोज हो या विल्सन डिजीज के अंदर पेशेंट मुब्तला हो, उसकी एक्सेस कॉपर लीवर की बजाय लीवर के साथ साथ जाकर आई के कॉर्निया के डिफरेंट लेयर में डिपोजिट होना शुरू हो जाती है। और जब हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उसको लेंस, सो कॉर्निया है उसके इर्द गिर्द इस तरह ब्राउनिश रिंग जो है ना देखने को मिल जाता है जिसको हम KF या केसर फ्लेशर रिंग। तो KF रिंग इज नथिंग बट इट इज अ ब्राउनिश रिंग
which is formed due to the deposition of excess copper around the cornea. लेकिन my question is that in which layer of the cornea this excess copper deposition will occur leading to KF ring? Your answer will be decimate layer. तो पेपर में वो लेयर देंगे डिफरेंट, और आप लोगों ने KF ring के लिए स्पेसिफिक कौन सा लेयर चूज करना है? डेसिमेट लेयर को चूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कॉपर कैन आल्सो एक्सेसिवली डिपोजिट इन द ब्रेन। ये ब्रेन के अंदर डिपोजिट हो सकता है। एंड व्हेन कॉपर कैन डिपोजिट इन द ब्रेन फॉर लॉन्ग रन इट कैन कॉज पार्किंसोनियन लाइक सिम्टम। पार्किंसोनियन लाइक सिम्टम, पार्किंसन लाइक सिम्टम, पार्किंसोनियन सिम्टम, Parkinsonian symptom, we will discuss Parkinson disease in its management also. But Parkinsonian symptom के अंदर muscle rigidity, bradykinesia mean very sluggish movement, और इसके साथ साथ there will be resting tremor. तो इसके अंदर जो points आते हैं, one is resting tremor with muscle rigidity in an older age. Think about Parkinson disease. Fine tremor with tachycardia followed by diarrhea in a young female is hyperthyroidism. ये दो MCQs याद रखिए। Fine tremor, tachycardia plus diarrhea in a young female, that is hyperthyroidism until proven otherwise. लेकिन resting tremor with muscle rigidity in older people, think about Parkinson disease. ठीक है? और पार्किंसन डिजीज के अंदर मिड ब्रेन में जो न्यूक्लियस डैमेज होता है या एरिया डैमेज होता है, जिसमें डोपामीन की रिलीज कम हो जाती है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज बढ़ जाती है, दैट एरिया इज कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा, बट वी विल डिस्कस दैट लेटर इन पार्किंसन। तो अगर कॉपर की डिपोजिशन ब्रेन में हो जाए, इट कैन कॉज पार्किंसोनियन लाइक सिम्टम। उस वजह से क्या चीज आएगी? रेस्टिंग ट्रेमर आएगी। इसकी वजह से जनाब पेशेंट है डिवेलप मसल रिजिडिटी के साथ साथ द पेशेंट आल्सो डिवेलप ब्रेडिकाइनेसिया। When the muscle is rigid, flexibility is decreased, so the steps which is taken by the patient is very sluggish and slow. तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। तो ये जनाब पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब ये लॉन्ग रन में जब कॉपर की डिपोजिशन बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा केस जिसमें हेपेटाइटिस के सिम्टम हो, लीवर प्रॉब्लम की जनाब आप लोगों को कोई हिस्ट्री दी हो, और फिर कॉर्निया के इर्द गिर्द देयर इज सम रिंग फॉर्मेशन इन द आई, थिंक अबाउट विल्सन डिजीज। ये इसके लिए क्लू है। बट ट्राइएड ये है, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर फॉलोड बाय केसर फ्लेशर रिंग अराउंड द कॉर्निया इन द डेसिमेट लेयर एंड लीडिंग टू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस डैमेज। इसको हम लेंटिफॉर्म, तो लीवर प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसलिए विल्सन डिजीज को हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन भी कहते हैं। ठीक है? फर्स्ट एड में लिखा है, लेकिन इसको हम हेपेटोलेंटिफॉर्म डैमेज भी कहते हैं, क्योंकि ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को डैमेज कर देती है। नाउ क्वेश्चन ये है, विल्सन डिजीज में अब जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो आप लोगों ने ये याद रखना है। देखें, इन सब को जहन में रखते हुए विल्सन डिजीज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज CPSC वाले पूछते हैं वो अभी आप लोगों को मैंने बताने हैं। ठीक है? और एक चीज याद रखें कि अगर किसी को विल्सन डिजीज है और इसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस या जेनेटिक नेचर पूछी जाए, आंसर विल बी ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है? ओके, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2-3 MCQs लेके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज इन विल्सन डिजीज। नंबर 1 क्वेश्चन कि जिसको विल्सन डिजीज हो उसके अंदर किस चीज की लेवल बढ़ेगी? नंबर फर्स्ट इज कॉपर। ठीक है? कॉपर ओवरलोड इज विल्सन डिजीज। नंबर 2, बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर विल्सन डिजीज इज डैश। ये क्वेश्चन भी याद रखें। वर्डिंग को देखना है, वर्डिंग को फोकस करना है कि वो आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं। ठीक है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द बेस्ट इनिशियल टेस्ट? बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज सीरम सीरिलोप्लाज्मिन। हम सबसे पहले
सीरम सीरिलोप्लाज्मिन देखते हैं, सीरिलोप्लाज्मिन, ठीक है, क्योंकि हमने सीरम के अंदर सीरिलोप्लाज्मिन लेवल देखनी है। ये बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट अगर आ जाए, कंफर्मेटरी एंड मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर विल्सन डिजीज। फिर इसमें आप लोगों ने लिखना है लीवर बायोप्सी। इसमें हम क्या चेक करते हैं, वी विल टेक द पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम लीवर एंड वी विल गो फॉर बायोप्सी टू सीज एक्सेस कॉपर। तो दो चीजें हैं, विल्सन डिजीज के अंदर बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीरम सीरिलोप्लाज्मिन लेवल, ठीक है, और कंफर्मेटरी और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विल्सन डिजीज दैट इज लीवर बायोप्सी। इसके साथ जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पैथोग्नोमोनिक एंड डायग्नोस्टिक फीचर। तो देख, अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग डायग्नोस्टिक को देकर जनाब वो यहाँ पे लीवर बायोप्सी लिखते हैं, दैट इज द डायग्नोस्टिक एंड मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर आ जाए कि डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, अब हाइपोग्लाइसीमिया, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, ट्रेमर, ये तो हर एक कंडीशन में होता है, लेकिन द फीचर थ्रू विच वी कैन डायग्नोज दैट इज विल्सन डिजीज वी विल हैव टू सी फॉर द KF रिंग अराउंड द कॉर्निया। यहाँ पहले के केसर फ्लेशर रिंग is the pathognomonic feature for the Wilson disease. So that is the pathognomonic diagnostic feature, and this is a ring which is formed around the cornea in the decimate layer. Clear है? Next जनाब यहाँ पे आते हैं 5th नंबर की तरफ। 5th नंबर में आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसकी MCQs what will be happen to free seroloplasmin level in Wilson disease। ये भी याद रख रहे हैं कि विल्सन डिजीज के अंदर जब आप सीरम सीरिलोप्लाज्मिन लेवल चेक करेंगे बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, व्हाट विल बी हैपन टू दैट फ्री सीरिलोप्लाज्मिन, तो आंसर हमेशा याद रखें, इट इज ऑलवेज डिक्रीज। वो क्या हमें मिलेगी? डिक्रीज। देखें, सीरिलोप्लाज्मिन का काम क्या है? इट इज अ कॉपर कैरिंग प्रोटीन। अब फॉर एग्जांपल नॉर्मली जितने कॉपर एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन से, उतने ही सीरिलोप्लाज्मिन उसको कैरी करेंगे। अगर कॉपर की अब्जॉर्प्शन रेट फॉर एग्जांपल 5 थी, अब वो 15-20 हो रहे हैं। अब्जॉर्प्शन रेट हमने कॉपर की क्या की है? बढ़ाई है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो कॉपर कैरिंग प्रोटीन की जो लेवल है वो कम हो जाएगी कि ज्यादा? अगर पहले 5 सीरिलोप्लाज्मिन नॉर्मली 5 कॉपर को कैरी करते थे और अभी 5 की बजाय कॉपर की जो अब्जॉर्प्शन है बढ़कर 15 से 20 हो गई है, तो मतलब वो 5 के 5 तो सीरिलोप्लाज्मिन को कपाई करेंगे, लेकिन कॉपर का आना ज्यादा है, सीरिलोप्लाज्मिन का लेवल उस पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फ्री सीरिलोप्लाज्मिन लेवल इन दी सीरम स्पेशली इन विल्सन डिजीज दैट इज अ डिक्रीज। Another question which is not mentioned in RAFI and SK but it is asked in the exam के which chelating agent is given in copper overload या विल्सन डिजीज। कॉपर ओवरलोड से मुराद क्या है? विल्सन डिजीज। चिलेटिंग एजेंट का मतलब यह है कि हर वो एजेंट जो बॉडी से एक्सेस किसी चीज को क्या करे? बाहर फ्लश करे। और विल्सन डिजीज के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली किस चीज की लेवल बढ़ गई है? कॉपर की। तो हम विल्सन डिजीज के अंदर वो कौन सा चिलेटिंग एजेंट देंगे जिससे हम बॉडी से एक्सेस कॉपर की लोड को बाहर क्या करे? फ्लश करे। दैट इज पेनिसिलामीन। इसको हम कहते हैं पेनिसिलामीन।
पेनिसिलिन ना लेके पेनिसिलिन और पेनिसिलामीन में फर्क है। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक विच इज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, बट पेनिसिलामीन इज अ कॉपर चीलेटर। ये वो ड्रग है जो बॉडी से एक्सेस कॉपर को बाहर क्या कर सकता है, फ्लश कर सकता है। ठीक है, और अगर पेनिसिलामीन ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड आप लोग की प्रायोरिटी होगी ओरल जिंक। जिंक भी जनाब कॉपर को बाहर निकाल सकती है। तो पेनिसिलामीन इज द फर्स्ट चीलेटर फॉलोड बाय ओरल जिंक। ठीक है जी, ये हमारे पास वट एवर वी डिस्कस अप टू नाउ एटलीस्ट 2 MCQs क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम द विल्सन डिजीज। तो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन विल्सन, सीरम सीरिलोप्लाज्मिन, उसकी लेवल क्या होगी, कम। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट यूजफुल डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, लीवर बायोप्सी, जिस पे हम डायग्नोज कर सकें। ठीक है, लेकिन पैथोग्नोमोनिक डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ विल्सन डिजीज दैट इज KF ring which is Kayser-Fleischer ring due to deposition of copper around the cornea in which layer, decimate layer। और साथ में जनाब ये याद रखना है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विल्सन डिजीज दैट कैन चिलेट दैट कैन फ्लश एक्सेस कॉपर फ्रॉम द बॉडी दैट इज ऑफ पेनिसिलामीन। अब बुक में ये मेंशन नहीं है, फर्स्ट से थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करूँ चीज ताकि कंसेप्ट मजीद बिल्ड हो जाए और एग्जाम में MCQs आते ही आप लोग गेट करें। ये तो कॉपर ओवरलोड की बात थी। कभी कभार क्या होता है यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर। तो देखिए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय impaired absorption of copper in the intestine, a condition characterized by impaired absorption of copper in the intestine due to ATP7A mutation transporter leading to decrease copper in the body known as। ये वैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूं, कभी कभार ATP7A के अंदर म्यूटेशन होता है। इट इज अ प्रोटीन विच कैन अब्जॉर्ब दिस कॉपर, लेकिन ऐसा कंडीशन जिसमें कॉपर की अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हो जाए, कम हो जाए और हमें कॉपर की जनाब कमी आ जाए बॉडी में, ऐसे डिजीज को हम कहते हैं मिनकी डिजीज, दैट इज कॉल्ड ऑफ मिनकी डिजीज। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा कंडीशन जो इंटेस्टाइन में कॉपर की अब्जॉर्प्शन कम होकर बॉडी में उसकी डिलीवरी कम हो जाए, कॉपर की डेफिशिएंसी को हम मिनकी डिजीज कहते हैं। लेकिन वो कंडीशन जिसमें कॉपर बियॉन्ड द लिमिट एब्जॉर्ब होकर उसकी डिपोजिशन बढ़ जाए उसको हम विल्सन डिजीज। तो कॉपर डिफिशिएंसी मिनकी डिजीज, कॉपर ओवरलोड विल्सन डिजीज। ठीक है जी। और दूसरी बात, जो विल्सन डिजीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन जो मिनकी डिजीज है इट इज ऑफ एक्स लिंक, क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव। इसकी जो जेनेटिक नेचर है दैट इज ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव। तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखे कि ये तो सबको पता है कि विल्सन डिजीज के अंदर कॉपर की जो लोड है वो कई फोल्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन साथ बाई साथ ये भी याद रखना है कि वो कंडीशन जिसमें कॉपर की लेवल बहुत कम हो सकती है उसको हम मिनकी डिजीज कहते हैं। तो इसमें ड्राई स्किन होता है, ब्रिटल किंग की हेयर्स हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन भी आ सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन चीज़ों के साथ साथ हम एक और कंडीशन की तरफ जाते हैं विल्सन डिजीज के साथ साथ, और जिसको हम कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है जी, हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस, it is also autosomal recessive, autosomal recessive in nature। चाहे विल्सन डिजीज एग्जाम में आ जाए चाहे हीमोक्रोमेटोसिस, दोनों की जो जेनेटिक नेचर है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए, इट इज अ कंडीशन
characterized by deposition of excess iron। इसमें किस चीज की डिपोजिशन बढ़ जाती है? आयरन की। in different tissues including liver, skin, heart, brain and pancreas etc। ठीक है, ये वो एरियाज है विच आर वेरी प्रोन फॉर द डिपोजिशन ऑफ एक्सेस आयरन इन दी बॉडी। मतलब ये सारी वो एरियाज है जिसमें आयरन की डिपोजिशन चांसेस तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि आयरन जो है, आयरन ये जब बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, आयरन इज नॉर्मल लिमिट रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल बायोलॉजिकल फंक्शंस। लेकिन अगर इसकी लेवल बहुत कई फोल्ड बढ़ जाती है, वे जाकर डिफरेंट टिश्यू पे डिपोजिट होकर उसकी फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। इसमें भी लिखे इन हीमोक्रोमेटोसिस which chromosome defect is there? Defect is there is seen। इस तरह के विल्सन डिजीज के अंदर हमने ये बात की थी कि विल्सन डिजीज इज अ क्रोमोसोम 13 डिफेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो हीमोक्रोमेटोसिस है ये कौन सा क्रोमोसोम के डिफेक्ट है? आंसर इज 6। और अगर HLA एसोसिएशन आ जाए तो हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर देयर इज HLA-A3। ठीक है जी, तो ये भी याद रखें। सो विच HLA is associated is seen in या which HLA is associated with hemochromatosis, that is HLA-A3। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो हीमोक्रोमेटोसिस है इसके अंदर भी एक ट्राइएड पाया जाता है। ट्राइएड कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। तो when the iron is excessively deposited on the liver for long run, it can badly initially it can cause hepatitis, exactly like copper। जिस तरह की कॉपर हेपेटाइटिस करता है, इसी तरह आयरन भी जब ज्यादा देर तक लीवर की डिफरेंट सेल्स पे डिपोजिट हो जाएगी, इनिशियली इट कैन कॉज हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस करेगी। हेपेटाइटिस के जनाब जो सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को जॉन्डिस होगी क्योंकि बिलिरुबिन की कंजुगेशन नहीं होगी। फिर इसमें जनाब हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हो सकती है। हेपेटाइटिस की वजह से द पेशेंट विल हैव नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ सिम्टम विल बी देयर इफ द एक्सेस आयरन इज डिपोजिट फॉर लॉन्ग रन ऑन द लीवर लीडिंग टू हेपेटाइटिस। और अगर ये आयरन लीवर के ऊपर डिपोजिट होता रहा फॉर लॉन्ग रन, एक वक्त आएगा इट विल डैमेज द लीवर बैडली फॉर लॉन्ग रन, कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर सिरोसिस विच इज एंड स्टेज लीवर डिजीज। ठीक है। दूसरी बात ये जनाब यहाँ पे बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास पे क्या कर जाता है? डिपोजिट कर जाता है। तो वहां से इंसुलिन की जो रिलीज है बीटा सेल से उसको कम कर देती है। इसलिए इन लोगों में हाइपर जनाब क्या हो जाता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। मतलब ये लोग जब बाहर से शुगर लेंगे, बाहर से शुगर, तो वो जनाब हम सेल को अपटेक नहीं कराएंगे। ठीक है। जब सेल को अपटेक नहीं होगी तो ग्लूकोज लेवल विल बी रिमेन हाई। यहाँ पे जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो तो लीवर के डिसफंक्शन से है, लेकिन यहाँ पे जो हाइपरग्लाइसीमिया, जो बंदा फिर बाहर से जितना फूड खाएगा उसके अंदर से जो एक्सोजीनस इनटेक है उस ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा। एंड इट आल्सो अफेक्ट स्किन, कैन कॉज पिगमेंटेशन। ठीक है, कैन कॉज पिगमेंटेशन। ये स्किन को डिफरेंट क्या करती है? पिगमेंटेशन। और यहाँ पे एमसीक्यूज याद रखे, द टाइप ऑफ डायबिटीज दैट इज सीन इन विच कंडीशन? हीमोक्रोमेटोसिस इज कॉल्ड ब्रोंजिंग डायबिटीज। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंजिंग डायबिटीज। सो ब्रोंजिंग डायबिटीज इज अ कंडीशन विच इज सीन इन हीमोक्रोमेटोसिस। इन दिस टाइप ऑफ पीपल देयर विल बी स्किन पिगमेंटेशन आल्सो। तो याद रखना है कि हेपेटाइटिस, डायबिटीज एंड स्किन पिगमेंटेशन
यू हैव टू गो टू लुक फॉर हीमोक्रोमेटोसिस। तो हम हीमोक्रोमेटोसिस में फिर चेक करते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। ओके जी, अब इन तीन चीजों के साथ साथ अगर आयरन डिपोजिट, इफ आयरन डिपोजिट in the heart, it can classically leads to restrictive cardiomyopathy। ठीक है, तो cardiomyopathy we will discuss in a subsequent lecture। Cardiomyopathy is a problem related to the myocardial layer of the heart। We have especially classically three different types of cardiomyopathy। The first one is called dilated cardiomyopathy, second is called hypertrophic obstructed cardiomyopathy, and last is restrictive cardiomyopathy। This is the most common cardiomyopathy we have, that is 90% of all cardiomyopathy is dilated cardiomyopathy। 5 to 7% of the cases में हुक्म होता है hypertrophic obstructed cardiomyopathy HOCM। लेकिन जो लीस्ट कॉमन टाइप कार्डियोमायोपैथी है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो अगर एक्सेस आयरन जाए, एक्सेस आयरन, और वो डिपोजिट हो जाए कार्डियक सेल के बीच में से मायोकार्डियम में, तो वो मायोकार्डियम को फिर डायलेट होने नहीं देगी। इट कैन क्रिएट रिस्ट्रक्शन इन द डायलेशन ऑफ कार्डियक सेल। इधर देखे, वैसे एक आप लोगों को सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। इफ दिस द कार्डियक मायोसाइट सेल, ये कार्डियक मायोसाइट सेल है, या फॉर एग्जाम्पल देखे ये मायोकार्डियम का एक सेल है, दिस इज अनदर सेल ऑफ मायोकार्डियम, दिस इज अनदर सेल ऑफ मायोकार्डियम, दिस अनदर सेल ऑफ मायोकार्डियम। इसको हम कार्डियक मायोसाइट कहते हैं। मायो मीन कि ये मायोकार्डियम से लिए है, मसल से लिए है। अब क्वेश्चन ये है, व्हेनेवर देयर इज डायस्टोल, डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मायोसाइट, द हार्ट विल इंक्रीज देयर डायमीटर एंड द ब्लड विल फिल इन द हार्ट। हार्ट के अंदर जो ब्लड की फिलिंग है वो हार्ट की डायस्टोल में होती है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। लेकिन जब हार्ट के मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो फिर ब्लड इजेक्ट होगी, वो हम क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। तो अगर एक्सेस आयरन आ जाए, अब ये जब डायस्टोल करेंगे तो इनके बीच में से स्पेसेस होनी चाहिए, तो ये प्रॉपरली क्या करें, ये डायस्टोल। अगर यहाँ पे हम इस तरह कंक्रिया डालें आयरन की शक्ल में, तो इसका मतलब फिर जब ब्लड आएगी हार्ट में, तो मतलब ये जो आयरन है इट विल क्रिएट रिस्ट्रिक्शन इन द डायस्टोल ऑफ दिस मायोकार्डियल सेल। तो फिर मायोकार्डियल सेल की जो है ना वो प्रॉब्लम होगी, कार्डियोमायोपैथी होगी। कार्डियो मीन हार्ट, मायो मीन मसल, पैथी मीन डिजीज। ऐसी प्रॉब्लम मायोकार्डियल सेल को जिसमें वो डायस्टोल ना कर सके, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाए बिकॉज देयर इज एबनॉर्मल आयरन इन बिटवीन, इसको हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। कभी कभार रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, यहाँ पे कुछ चीजें आती है जो इस कार्डियक मायोसाइट की वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है डायस्टोल में। ये अमाइलॉइड प्रोटीन भी हो सकती है। कुछ लोगों में अमाइलोडोसिस, इट इज अ डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल अनडाइजेस्टेड अमाइलॉइड प्रोटीन। तो अमाइलोडोसिस कैन कॉज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एज वेल एज हीमोक्रोमेटोसिस कैन कॉज कार्डियोमायोपैथी। विच टाइप, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो फिर इस कार्डियोमायोपैथी के अंदर प्रॉपरली द हार्ट मसल विल कैन नॉट रिलैक्स, तो इट कैन कॉज डायस्टोलिक फेलियर। तो अगर हार्ट मसल सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, उसकी डायस्टोल नहीं होगी, तो हार्ट फिलिंग नहीं होगी। जब हार्ट फिलिंग नहीं होगी तो इजेक्शन नहीं होगी, एंड देयर विल बी हार्ट फेलियर। ये एमसीक्यू याद रखें। तो आयरन व्हेनेवर डिपोजिट इन द हार्ट इट विल लीड्स टू व्हाट, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और ये जनाब फिर लेटर इन द लॉन्ग रन में कैन कॉज सेकेंडरी डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी, but the answer will be first priority in your exam when the question come कि which type of classical cardiomyopathy will be seen in a hemochromatosis patient, answer on the top will be restrictive cardiomyopathy। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोक्रोमेटोसिस में ये है, इसकी अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें, देखें लैब में इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या आएगी। नंबर 1 सीरम आयरन चेक करेंगे, सीरम आयरन, सीरम फेराटिन चेक करते हैं, सीरम फेरिटिन। ठीक है, हम फिर चेक करते हैं परसेंट सेचुरेशन, परसेंट सेचुरेशन, और लास्ट हम चेक करते हैं TIBC,
टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये भी हम चेक करेंगे, जिसको हम सिंपली TIBC कहते हैं। We will discuss this parameter in a greater detail when we discuss anemia type। एनीमिया के अंदर इसकी ग्रेटर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, और CPSP का ऐसा एग्जाम नहीं है जो एनीमिया से 4 से 5 MCQs वो ना पूछे, वो हम आगे इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे। फोकस करें, अगर फॉर एग्जांपल आयरन ये फेरस फॉर्म में भी होता है और फेरिक फॉर्म Fe+3, लेकिन जो बायोलॉजिकली फंक्शनल आयरन है दैट इज ऑफ फेरस फॉर्म। हम कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पार्ट में क्या होती है, आयरन। तो अगर उसमें आयरन Fe+2 फॉर्म में हो, फेरस फॉर्म में हो, तो वो प्रॉपरली किसको कैरी कर सकेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज O2, इफ देयर इज F2 in the hemoglobin it will carry the O2 gas which is oxygen। तो functional iron is Fe+2 which is called of ferrous iron। अब ferrous iron जब blood में आती है, ferrous iron whenever reach in the blood it will be taken by the carrier protein as I mentioned before, that is called of transferrin। तो transferrin is a transferring protein for the iron in the blood। ये आयरन को यूटिलाइजेशन साइड तक ले जाएगी। अगर आयरन की हमें ज़रूरत है हीमोग्लोबिन की बनाने में, तो ये बोन मेरो में जाएगी, वरना ये आयरन एडिपोज टिश्यू और मैक्रोफेजेस में क्या होगी, स्टोर होगी। एडिपोज टिश्यू और मैक्रोफेजेस के अंदर आयरन क्या हो जाती है, स्टोर। तो व्हेनेवर आयरन बिकम स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एंड मैक्रोफेजेस इट इज नोन एज फेराटिन। तो ये भी MCQs है। Which iron is biologically functional and active iron, that is ferrous not ferric। Another question to remember, who is responsible to carry iron in the blood? Answer is transferrin। And in which form of the iron it is stored, ferritin। So ferritin is the storage form of the iron। Okay जी, अब इधर फोकस करना है। अब वो ट्रांसफरिन, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये ट्रांसफरिन है। ट्रांसफरिन की मिसाल गाड़ी है, ये एक व्हीकल है, इसने पैसेंजर लेके जानी है इन द फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन इसका पैसेंजर है, मुसाफिर है, और इसकी जो गाड़ी है, व्हीकल है, वो क्या है, वो ट्रांसफरिन है। सिर्फ समझाने के लिए सुन ले, अगर इस पे जनाब 3 सीटें हैं, 4, 1 2 3 4, इसका मतलब कि 4 सीटर गाड़ी है, तो ये कितने पैसेंजर ले सकता है, 4 पैसेंजर। फॉर एग्जाम्पल इसने ये 4 पैसेंजर लिए है। एबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरिन टू बाइंड विद आयरन, MCQs, वो एबिलिटी ट्रांसफरिन की जो किसके साथ बाइंड होती है, आयरन, इसको हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और जितना आयरन इसको अटैच हो उसको हम परसेंट सेचुरेशन कहते हैं। अब अगर 4 के 4 सीटें फुल है, 4 की 4 सीटें फुल है, तो इस ट्रांसफरिन की मजीद आयरन लेने की एबिलिटी नहीं है, तो इसकी TIBC अब क्या है, 0 है। अब मैं इसे एक बंदा हटाता हूँ तो 75% ये सेचुरेट है, लेकिन कितना परसेंट ये मजीद एबिलिटी रखता है कि वो आयरन ले ले, 25%। ये कितना है, 50-50। तो जितना परसेंट आयरन ट्रांसफरिन को अटैच हो वो उसकी सेचुरेशन बताती है, लेकिन जितना परसेंट अटैच ना हो और वो लेने की कैपेबिलिटी रखती हो उसको हम क्या कहते हैं, TIBC, विच इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब इधर फोकस करें तो आप लोग को ये चीज़ मजीद समझ आ जाएगी कि हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आयरन की जो लेवल है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, तो सीरम आयरन क्या होगी, हीमोक्रोमेटोसिस में बहुत इंक्रीज होगी। सीरम आयरन लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना वो हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टोर में। तो सीरम फेराटिन लेवल भी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये तो जारी बात है, जब इंसान के फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी ज़्यादा हो यूज से, तो वो बैंक में स्टोर कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है सीरम आयरन ज़्यादा का मतलब सीरम फेराटिन का लेवल भी ज़्यादा होगा। जब सीरम फेराटिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब कि ऑलरेडी जितनी भी व्हीकल है, गाड़ियाँ है, वो पैसेंजर ने ऑक्युपाई की होगी, क्योंकि पैसेंजर का अमाउंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसेंजर गाड़ी पे होंगे तो परसेंट सेचुरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। अब इस गाड़ी की मजीद हिम्मत नहीं है कि वो मजीद क्या ले ले, मुसाफिर, क्योंकि जितनी पैसेंजर थी उसकी लेवल ज़्यादा है, गाड़ी की सीट्स कम है, सीट पे ऑलरेडी उतने मुसाफिर है, 4 सीट पे 4 आयरन बैठे हैं, लेकिन आयरन की तो हमारे पास ओवरलोड है हीमोक्रोमेटोसिस में,
मजीद मुसाफिर भी चाहते कि हम बैठे, लेकिन ये ले नहीं सकता क्योंकि इसकी सिचुएशन कितनी है, 100% है, तो TIBC क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो याद रखें, इन हीमोक्रोमेटोसिस पेशेंट all parameter regarding iron will be increased, the only thing which will be decreased is TIBC। ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस का एग्जैक्टली अपोजिट चीज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। We will discuss that iron deficiency anemia is the most common nutritional anemia worldwide। पूरी दुनिया में न्यूट्रिशनल एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन नहीं है, सीरम आयरन नहीं है तो ये भी नहीं होगी, सीरम फेराटिन भी नहीं होगी। तो जब आयरन नहीं होगी तो ये फिर मतलब खाली रहेगी, तो परसेंट सेचुरेशन भी, लेकिन ये खाली पड़ी होगी क्योंकि आयरन ना होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर रहा हूँ कि जब आयरन की डेफिशिएंसी आ जाए, सीरम आयरन कम, सीरम फेराटिन कम, तो इसकी सेचुरेशन कम। अब गाड़ी खाली है लेकिन लोग नहीं है, ये चाहते हैं कि मुझे लोग आए, तो TIBC क्या है, ज्यादा। The only anemia where TIBC always raise, answer is iron deficiency anemia। लेकिन the only condition where TIBC is decreased is the iron overload condition which is hemochromatosis। लेकिन ये जब इंशाल्लाह हम आगे एनीमिया फिर से डिस्कस करेंगे, उसमें इस कंसेप्ट को मैं इंशाल्लाह मजीद जो है ना एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को इसके ऊपर पूरी की पूरी कमांड आ जाए। क्लियर है? सो हीमोक्रोमेटोसिस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन where there is excess deposition of iron in multiple parts of the body। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि हीमोक्रोमेटोसिस, इसके सिम्टम आहिस्ता प्रोग्रेसिवली आते हैं, क्योंकि किसी पार्टिकुलर एरिया पे आयरन का डिपोजिट होना और इसको डैमेज करके क्लिनिकल आउटकम सिम्टम लाना, इट विल टेक टाइम। इट इज अ क्रोमोसोम 6 डिफेक्ट एसोसिएटेड विद HLA-A3। ठीक है, इसका कंडीशन जो ट्राइएड है, हेपेटाइटिस, ब्रोंजिंग डायबिटीज, स्किन पिगमेंटेशन एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट इसके MCQs लेके यहाँ पे जनाब जो MCQs है, MCQs इज द कॉमन काज ऑफ डेथ, द कॉमन काज ऑफ डेथ इन हीमोक्रोमेटोसिस इज कि हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ डेथ। इधर देखें, हेपेटाइटिस अगर हो जाए इनिशियली, इफ द पेशेंट कैन नॉट ट्रीट दिस हेपेटाइटिस बिकम क्रोनिक, इवेंचुअली लीड टू CLD, chronic liver disease which lead to HCC, that is hepatocellular carcinoma, and that HCC is the leading cause of death in hemochromatosis। So once the patient develop HCC in a hemochromatosis, then the prognosis is very poor। फिर प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। और आयरन इसकी लोड कब होती है, ये भी याद रखें कि वाई आयरन लोड इज वेरी हाई। नंबर 1 तो यह है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कि आयरन की अब्जॉर्प्शन या बढ़ जाए या आयरन की रेगुलेशन ना हो जाए। तो इसकी काजेज में अगर वैसे आप लोग लिखना चाहे, नंबर 1 है जेनेटिक म्यूटेशन। तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आयरन की लोड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और नंबर 2 रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर। आई विल डिस्कस थैलेसीमिया इन डिटेल। माइनर थैलेसीमिया क्या है, बीटा थैलेसीमिया क्या है, और अल्फा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया मेजर के अंदर हम रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते, ब्लड कंटेन आयरन, और वो आयरन जब बार बार जाए तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करने से आयरन लोड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो जाए, इसको हम सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, दैट इज सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। क्लियर है? वैसे एक और वर्ड भी अगर नोट करना चाहे तो ये सुन ले, अगर फॉर एग्जांपल आयरन की लोड ज़्यादा हो जाए बॉडी में, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो टिश्यू को डैमेज करे और क्लिनिकल सिम्टम लाए, उसको हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। तो अ कंडीशन इन विच देयर इज आयरन एक्सेस इन द बॉडी बट स्टिल कैन नॉट डैमेज द टिश्यू, इट इज हीमोसिड्रोसिस। लेकिन अगर हीमोसिड्रोसिस ट्रीट ना हो जाए अर्ली फेजेस में और ये आयरन बढ़ती जाए और जाकर डिफरेंट टिश्यू को डैमेज करे, देन द कंडीशन इज हीमोक्रोमेटोसिस। उसको हम फिर हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। Another question, which of the following stain used for the iron? तो ये भी मुख्तलिफ स्टेन हम यूज करते हैं, स्टेनिंग पे अलग एक लेक्चर लेंगे। सो
which stain is used for iron। आयरन के लिए जो स्टेन यूज होता है उसको हम कहते हैं प्रोसियन ब्लू स्टेन। तो इस स्टेन का नाम याद रखें, एग्जाम में आता है। इस तरह हम मजीद अदर स्टेन पढ़ेंगे। इंडिया पिंक स्टेन क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस के लिए यूज होता है जो फंगल इन्फेक्शन है। तो डिफरेंट स्टेन, जिंक स्टेन मतलब जिल निल्सल स्टेन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स आर देयर, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हीमोक्रोमेटोस के अंदर आयरन की लोड बढ़ती है, लेकिन इसके लिए जो स्टेन यूज होता है दैट इज प्रोसियन ब्लू स्टेन। फिर डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी एंड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन अगेन स्टिल इज लीवर बायोप्सी। तो चाहे विल्सन डिजीज की कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन आ जाए या हीमोक्रोमेटोसिस के आ जाए, दोनों के अंदर हम लीवर बायोप्सी। उधर याद रखना है कि बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम क्या करते हैं, फ्री सीरोप्लाज्मिन लेवल इन दैट शुड बी डिक्रीज। क्लियर है। इसकी ट्रीटमेंट लेके, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन वी हैव फॉर द हीमोक्रोमेटोसिस? प्लेबोटमी, हम प्लेबोटोमी करते हैं, वेनी पंक्चर। हम रिपीटेडली ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके इससे एक्सेस आयरन को रिमूव करते हैं और दोबारा फ्रेश ब्लड विच इज फ्री फ्रॉम द आयरन उसको हम री इन्फ्यूज करते हैं। इसके साथ साथ बेस्ट चिलेटर देते हैं, बेस्ट चिलेटर फॉर आयरन। एज वी नो दैट चिलेटर इज अ ड्रग विच कैन फ्लश एक्सेस लेवल विच इज इंक्रीज। तो हर एक चीज की अपनी चिलेटर होता है, लेड की अपनी है, इस तरह मर्क्यूरी की अपनी है। लेड के लिए हम EDTA देते हैं, मर्क्यूरी के लिए डाइमरकेप्रोल देते हैं, कॉपर के लिए पेनिसिलमीन देते हैं। तो इसी तरह इसका भी चिलेटर है जिससे हम बॉडी से एक्सेस आयरन को फ्लश करें, दैट इज डेस्फेरोक्सामीन, फेरोक्सामीन। सो डेस्फेरोक्सामीन दैट इज द आयरन चिलेटर, ठीक है। सो डीफेरोक्सामीन भी कहते हैं और डेस्फेरोक्सामीन भी। सो डीफेरोक्सामीन या डेस्फेरोक्सामीन दैट इज द चिलेटर, बेस्ट चिलेटर फॉर द आयरन, ठीक है। दैट वी हैव फ्रॉम द हीमोक्रोमेटोसिस। यहाँ पे कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन है, वो भी बहुत कॉमन लिया आते हैं, स्पेशली जो सर्जरी के लोग हैं और गायनी के अंदर और रेडियोलॉजी वाले, ये भी रेडियोलॉजी और सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा जनाब सेक्शन है दैट इज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये भी सारे फोकस करें ताकि इससे जो MCQs आ सकते हैं वो आप लोग बाद में होल्ड कर सकें। तो देखिए सिंपल MCQs आता है, a greenish discharge from the wound, ये MCQs याद रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसका वूंड है, कोई जख्म है, उससे जनाब वहाँ पे एब्सेस वगैरह पस बनती जा रही है और उससे जो डिस्चार्ज आ रही है वो ग्रीनिश हो, ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम एनी वूंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दैट इज ऑलवेज सूडोमोनास एरोजिनेशिया इन्फेक्शन अंटिल प्रूवन अदरवाइज। सो वूंड इन्फेक्शन caused by, आप लोगों का जो आंसर है दैट विल बी सूडोमोनास एरोजिनोसा। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूडोमोनास एरोजिनोसा इज अ बैक्टीरिया, इट इज एरोबिक। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 याद रखें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक, सूडोमोनास एरोजिनोसा बैक्टीरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 3 आप लोग याद रखें। नंबर 1, इट इज एरोबिक। इसका मतलब कि दिस बैक्टीरिया इज लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक। कैसे याद रखो कि मैंने तो अपने एग्जाम के लिए इस तरह याद रखा कि सूडोमोनास एरोजिनोसा, एरो फॉर एयर, एयर फॉर एरोबिक, एयर मीन ऑक्सीजन में रहती है। नेक्स्ट देखे, इट इज मोटाइल।
मोटाइल है, इसके अंदर मोटिलिटी की जो पोटेंशियल है वो मौजूद है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड, ये ग्राम नेगेटिव रॉड है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है। और फोर्थ लेके ऑक्सीडेज पॉजिटिव, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। स्यूडोमोनास इज एरोबिक, मोटाइल, ग्राम पॉजिटिव रॉड एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव। इस पे मैं बहस करता हूँ कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव का मतलब क्या है। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होती है दे आर एरोबिक इन नेचर, वो मोस्टली क्या होती है, एरोबिक, क्योंकि जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है ये साइटोक्रोम प्रोटीन बनाती है विच विल हेल्प इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो उसकी वजह से अपना ऑक्सीजन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव मीन इट विल हेल्प सिंपली इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। जब ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो बायोकेमिकल एमसीक्यूज है, बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वो पढ़ाऊंगा, ये मजीद हेल्प हो जाएगा आप लोगों को आसान। ईटीसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4 का नाम सुना होगा, विच इज प्रेजेंट इन द इनर फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और जब वो साइटोक्रोम काम करेंगे, ऑक्सीडेज जो है ना ये साइटोक्रोम प्रोडक्शन करती है which will transfer the electron transport chain will leading to the production of oxygen, and that oxygen is utilized by these organisms because they are aerobic। तो oxidase positive का मतलब ये है कि those bacteria who are oxidase positive are aerobic and can use oxygen for their respiration which is produced in the electron transport chain। तो सिंपल कंसेप्ट ये हुआ कि जितने ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव में आएंगे इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास, दे विल बी एरोबिक। ऑक्सीडेज पॉजिटिव मीन इस ऑक्सीडेज पॉजिटिव एक्टिविटी की वजह से दिस एंजाइम विल रिलीज अ प्रोटीन नोन एज साइटोक्रोम। साइटोक्रोम प्रोटीन विल हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in electron transport chain, and that will yield at the end oxygen, and that oxygen will be used by these bacteria for the survival। अगर एक ऑक्सीडेज पॉजिटिव ना होते तो अपना ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकती थी, इन बैक्टीरियाज की जो लिविंग स्टेटस थी वो बहुत खराब हो जाती। वो फिर एरोबिक तो थी लेकिन उसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना ऑक्सीजन ये डिमांड कर लेते, इसलिए ऑक्सीडेज पॉजिटिव की वजह से अपना ऑक्सीजन पैदा कर लेते हैं, और याद रखें इस वजह से ये क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं। Another very important MCQ's question is कि पायोसाइनिन रिलीज, पायोसाइनिन रिलीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि सूडोमोनास एरुजिनोसा के अंदर ये एक कैपेबिलिटी है, एक सलाहियत है कि वो पायोसाइनिन को रिलीज कर देती है। नाउ व्हाट इज द पायोसाइनिन, कि पायोसाइनिन क्या है? इट इज अ ब्लू ग्रीन पिगमेंट रिलीज बाय दिस बैक्टीरिया। It is a blue green pigment। सुन ले, any discharge which is greenish in nature from the wound caused by Pseudomonas। Why? The reason is whenever this bacteria can cause infection, it can release pyocyanin, and pyocyanin will add to the discharge leading to green pigment। तो ग्रीनिश डिस्चार्ज इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसलिए है, ये एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करती है जो ब्राउन टू ब्लू टू ग्रीनिश पिगमेंट देती है, और वो क्या है? पायोसाइनिन। तो दो MCQs ये ना आए पेपर में तो आप लोग बताना फॉर सर्जरी स्पेशली और रेडियोलॉजी के अंदर, कि भाई एक वूंड है बोन फ्रैक्चर के बाद, या वूंड है लम्प्स के बाद, वूंड है एब्सेस के बाद, वहां से ग्रीनिश ब्लू डिस्चार्ज हो रही है, कौन से ऑर्गेनिज्म है? आंसर इज Pseudomonas aeruginosa। Greenish discharge from the wound is Pseudomonas aeruginosa infection due to the release of which substance? Answer is pyocyanin। क्लियर है? ओके जी, तो ये जनाब हमारे पास Pseudomonas, और Pseudomonas के बाद एक और चीज याद रखें, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी आती है, तो ये भी हम MCQ देखे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर Pseudomonas इन्फेक्शन। इसी तरह तो सूडोमोनास के लिए मुख्तलिफ ड्रग है, एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन भी है, टेकारसिलिन, पेपरासिलिन,
वो मैं फार्माकोलॉजी में फिर डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन द बेस्ट इफेक्टिव ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुडोमोनास इन्फेक्शन दैट इज सेफ्टाजिडाइम। ठीक है, सेफ्टाजिडाइम भी लोग इसे सेफालोस्पोरिन, इसको लोग सेफ्टाजिडाइम भी कहते हैं। सो दिस ड्रग बेस्ट वर्क फॉर दी सुडोमोनास। क्लियर है। यहाँ पे मैं एक निमोनिक बताने लगा हूँ, ये निमोनिक सारे नोट करें। तो 4 MCQs आ गए। ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड इज सुडोमोनास, greenish blue discharge from any wound because of Pseudomonas due to the release of pyocyanin, और last but not the least drug of choice for Pseudomonas is ceftazidime। इन 3 में से एक MCQs पक्का। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना है, एक निमोनिक लिखता हो, आई यूज वाइस प्रेसिडेंट, I use vice president चेन, CHEN, ये 3-4 वर्ड याद रखे। I use vice president चेन। ठीक है, ओके। इसमें जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट वी स्टैंड फॉर, यहां से वी वेब्रियो। ठीक है, पी फॉर स्यूडोमोनास, Pseudomonas, C for Campylobacter jejuni, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करा सकता है। H for H. pylori, गैस्ट्राइटिस करा सकता है, इवन गैस्ट्रिक कैंसर करा सकता है। E for Enterobacteriaceae family, I will discuss this and how to remember will tell you, लेकिन एंटीरोबैक्टीरिया एक्सेप्ट इसके अंदर जो शेगिला इज एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली मेंबर, ई कोलाई एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली मेंबर, साल्मोनेला एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली, और एन फॉर नेजीरिया। अब देखे नेजीरिया, ठीक है, नेजीरिया गोनोरिया, नेजीरिया मेनिंजाइटिस दोनों। ये कितनी हो गई, सुन ले, यहां पे फोकस करें। वेब्रियो, स्यूडोमोनास, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, H. pylori, इसके अलावा एक्सेप्ट मीन के इनके अलावा 5th नंबर नेसीरिया। ये याद रखने, ये 5 वेब्रियो, स्यूडोमोनास, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, H. pylori एंड नेसीरिया, बिकॉज एक्सेप्ट these 5 together they are called ऑक्सीडेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ऑक्सीडेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और जब ये ऑक्सीडेस पॉजिटिव होंगे दे विल बी एरोबिक इन नेचर। तो ये जनाब याद रखना है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑक्सीडेस पॉजिटिव। क्लियर है। दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम द टुडे लेक्चर, वेरी मीनिंगफुल लेक्चर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। इंशाल्लाह इस तरह याद रखोगे टिल टू द एंड। ये देखिए हमने कई दिन पढ़ा है, टिल टू द एंड जाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को एग्जाम में नहीं होगा। तो जो बंदा इस तरह तरीका बताया है, रफ़ी बुक से MCQs करे, पास्ट पेपर वहां से रिपीट करे, मेरे मॉक टेस्ट को बंदा टाइम पे जो है ना, सारे लोग डेली तो 2 लेक्चर आते हैं, उसको तो छोड़ो ही नहीं, डेली लेक्चर दे के पास्ट पेपर दे दे, मॉक टेस्ट दे दे। इंशाल्लाह आफ्टर द एग्जाम एवरीवन विल कॉल दैट सर आई एम पास, और इंशाल्लाह दुआ है कि आप सारे लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।